दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 14, दृष्टिबाधा एवं अभिवृत्तियाँ। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल ID है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 178, अध्याय 14, दृष्टिबाधा एवं अभिवृत्तियाँ। डॉक्टर सुषमा शर्मा। प्रस्तावना। अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना व जीवन शैली के प्रति हो सकती है अथवा स्वयं व्यक्ति के जीवन के प्रति। अभिवृत्ति की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। अभिवृत्ति जन्मजात न होकर अर्जित है। इन्हें व्यक्ति अपने वातावरण से सीखता है। समाज में व्याप्त विभिन्न धारणाएं व उसका स्वयं का अनुभव अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है। ये वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यदि अध्यापक की अभिवृत्ति विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक है तो विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी तनाव के अधिगम क्रियाओं में भाग लेंगे, परंतु नकारात्मक अभिवृत्ति वाले अध्यापक की कक्षा में विद्यार्थी भय के वातावरण में क्रियाएं करते हैं। उनका अधिगम तुलनात्मक रूप से कम होगा। अभिवृत्तियों के जीवन में असीमित योगदान के आधार पर इस पाठ को निम्न प्रकार से संगठित किया गया है। अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा विचार के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण व व्यवहार को अभिवृत्ति कहा जाता है। ये सकारात्मक रूप से अथवा नकारात्मक हो सकती है। ये व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के आधार पर इस प्रकार नियंत्रित होती है कि व्यक्ति बिना पूरी तरह से जाने उस व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में, अभिवृत्ति एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार के लिए दिशा निर्देश करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के प्रति बिना पूरी तरह से जाने एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने लगता है। अभिवृत्ति को पूर्वाग्रह के समकक्ष माना गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, ऑलपॉट 1935 के अनुसार अभिवृत्ति अनुभवों के आधार पर संगठित तत्परता की मानसिक व तंत्रिकीय अवस्था है जो संबंधित विभिन्न वस्तुओं व स्थितियों की ओर व्यक्ति की प्रतिक्रिया को दिशा अथवा गत्यात्मक रूप से प्रभावित करती है। पृष्ठ 179। नंबर 2, मरियम बेबिस्टर शब्दकोश के अनुसार किसी तथ्य, अवस्था, भावना अथवा भाव के प्रति मानसिक अवस्था ही अभिवृत्ति है। नंबर 3, जिम्बार्ड एवं लाइप के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक प्रतिक्रिया, व्यवहार जनित मंशा व पूर्व व्यवहार के आधार पर किसी वस्तु के प्रति मूल्यांकित मनोवृत्ति ही अभिवृत्ति कही जाती है अथवा उत्तर देने की पूर्व
मनोवृत्तियां ही अभिवृत्तियां हैं। दृष्टिबाधिता से संबंधित साहित्य व शोध में प्रायः उल्लेख मिलता है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों में असमायोजन की समस्याएं दृष्टिबाधिता के कारण नहीं, अपितु दृष्टिवान व्यक्तियों की दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित व्यक्तियों में भावनात्मक दबाव उत्पन्न हो जाता है व उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, उनके स्वप्रत्यय को चोट पहुंचती है व अंततः दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वयं पर तरस खाने व दया करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरी ओर नकारात्मक अभिवृत्तियों के परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित व्यक्ति आक्रामक व्यवहार व अनुचित स्वमूल्यांकन के दुष्चक्र में फंस जाता है। अभिवृत्तियां सामाजिक परिस्थितियों की उपज मानी जाती हैं जो निरंतर परिवर्तनशील हैं। ये स्थिर नहीं हैं, ये समूह में विकसित होती हैं व इनके कारण पारस्परिक संबंध प्रभावित होते हैं। अभिवृत्ति अव्यक्त अथवा गुप्त होती है। इन्हें व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, परंतु व्यक्ति के कहने व कार्यशैली से अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। अभिवृत्तियां अदृश्य होने पर भी व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने में शक्तिशाली यंत्र की तरह कार्य करती हैं। पृष्ठ 180। अभिवृत्ति अव्यक्त अथवा गुप्त होती है। इन्हें व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, परंतु व्यक्ति के कहने व कार्यशैली से अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। अभिवृत्तियां अदृश्य होने पर भी व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने में शक्तिशाली यंत्र की तरह कार्य करती हैं। अभिवृत्ति की प्रकृति, विशेषताएं व अवयव। अभिवृत्ति के क्रियात्मक पहलू के आधार पर अभिवृत्ति को क्रिया की कार्यसूची कहा गया है, अर्थात व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु व घटना को देखकर एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में अभिवृत्ति व्यवहार से पूर्व की मनोदैहिक अवस्था अथवा प्रवृत्ति है। प्रश्न उठता है कि क्या वो मात्र सोचने का तरीका है अथवा भावना व व्यवहार? क्या ये आदत अथवा रुचियों से संबंधित है? अभिवृत्ति इन सभी से कुछ समान होते हुए भी इनसे भिन्न है, जिसे निम्न आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, अभिवृत्ति सामाजिक है। ये समाज के समूह के सोचने व व्यवहार करने के तरीके से प्रभावित होती है। नंबर 2, अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति समूह, संस्था अथवा विचार के प्रति बनी हुई धारणा के आधार पर अभिवृत्ति इस संबंध को स्पष्ट करती है। नंबर 3, अभिवृत्ति सीखी गई व अर्जित की गई। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अपितु ये सामाजिक वातावरण में उपलब्ध अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। ये बदल भी सकती है। नंबर 4, अभिवृत्ति तत्परता की स्थायी अवस्था है। अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है, इसे परिवर्तित होने में समय लगता है। नंबर 5, अभिवृत्ति की ज्ञानात्मक विशेषताएं हैं। अभिवृत्ति विकास में जानकारी अथवा ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी जानकारी न हो पाने के कारण व्यक्ति किसी वस्तु, संस्था के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधा के संबंध में पूरी जानकारी न होने के कारण दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं कि वे केवल संगीतज्ञ ही बन सकते हैं। नंबर 6, अभिवृत्ति में प्रेरणा अथवा भावनात्मक विशेषताएं विचार भावना को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति भावनावश एक विशेष व्यवहार करते हैं जो उसके पक्ष अथवा विपक्ष किसी में भी हो सकता है। नंबर 7, अभिवृत्ति में मनोयोगात्मक विशेषताएं विचार से भाव उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप भावावेश में व्यक्ति एक विशेष प्रकार का ही व्यवहार करते हैं। नंबर 8, अभिवृत्ति की व्यापकता पूर्णतः सहमत से पूर्णतः असहमत तक है। अभिवृत्ति हमेशा बाह्य व्यक्ति, वस्तु, विचार अथवा समूह के प्रति पूर्ण पक्ष में अथवा विपक्ष में होती है। नंबर 9, अभिवृत्ति के 2 पक्ष हैं, किसकी अभिवृत्ति है व किसके प्रति है। नंबर 10, अभिवृत्तियां हमारे व्यवहार का आधार हैं। यही हमारे संपूर्ण व्यवहार को संगठित करती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में हमारा संपूर्ण व्यवहार अभिवृत्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है। अभिवृत्ति के अवयव। अभिवृत्ति के मुख्यतः 3 तत्व हैं:
जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, सोचना। सोच का संबंध धारणाओं अथवा विश्वास से है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार के प्रति क्या प्रचलित धारणाएं हैं, जो पक्ष में भी हो सकती हैं और विपक्ष में भी। ये सोच सही तथ्यों पर आधारित हो सकती है व गलत तथ्यों पर भी आधारित हो सकती है। इन्हीं धारणाओं के आधार पर वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के प्रति व्यक्ति सोचता है। सही तथ्यों की जानकारी के पश्चात ये सोच बदल भी सकती है। पृष्ठ 182, नंबर 2, भावना। अभिवृत्ति का दूसरा अवयव भाव कहा गया है। विचार भावना को जन्म देते हैं। विचारों के आधार पर भावना उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति धारणा अच्छी होगी, उनके विचार आते ही अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। वहीं खराब धारणाओं वाले व्यक्तियों के मिलते ही नकारात्मक भाव आएंगे। परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं अथवा उनमें वितृष्णा, घृणा उत्पन्न होती है। नंबर 3, प्रतिक्रिया। अभिवृत्ति का तीसरा अवयव प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होता है, जबकि प्रतिक्रिया मनोसामाजिक अभिव्यक्ति है जिसे व्यवहार कहा जाता है। अभिवृत्ति व्यवहार को जन्म देती है, वह व्यवहार से अभिवृत्ति प्रभावित होती है। अभिवृत्ति का निर्माण अथवा विकास। अभिवृत्ति व्यक्तित्व की अनेक विशिष्टताओं में से एक है, जो सभी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए एक समान नहीं होती। ये कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति विशेष होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति संकुचित धारणा रख सकता है, वहीं अन्य के प्रति अति उदारवादी धारणा। व्यक्ति के जीवन के पूर्व अनुभवों की इन अभिवृत्तियों के निर्माण में विशेष भूमिका होती है। ये अभिवृत्ति निर्माण कई प्रकार से हो सकता है। विश्वास, यकीन अथवा धारणा अभिव्यक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रायः धारणाएं बाल्यावस्था से ही निर्मित होना आरंभ हो जाती हैं, जो अभिवृत्तियों का रूप ले लेती हैं। प्रायः ये व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विकसित नहीं होती, चूंकि हर प्रकार के अनुभवों के अवसर व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होते। ऑलपोर्ट ने अभिवृत्ति विकास अथवा निर्माण के 4 तरीके बताए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विशेष प्रतिक्रियाओं के एकीकरण द्वारा विभिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाओं के अनुभवों के आधार पर अभिवृत्तियों का जन्म होता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ हुए पूर्व अनुभवों से उनके प्रति अभिवृत्ति बनती है। यदि भीख मांगते अथवा गाना गाते हुए देखा होगा, उन्हें ऐसा ही माना जाने लगेगा। वहीं यदि उन्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण कंप्यूटर पर काम करते देखा होगा, तो भ्रांतियां दूर होंगी। पृष्ठ 183, नंबर 2, अनुभवों के विभेदीकरण पक्ष अथवा विपक्ष द्वारा। नवीन अनुभवों के समय पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति पक्ष अथवा विपक्ष में प्रतिक्रिया करता है। तुलनात्मक रूप से यदि नए अनुभव अनुकूल व प्रतिकूल अनुभवों के विभेदीकरण द्वारा शक्तिशाली होते हैं, तो पुरानी अभिवृत्तियों में सुधार हो जाता है, अर्थात वे परिवर्तित हो जाती हैं, जो धीमी गति से होता है। नंबर 3, आकस्मिक आपदापूर्ण अनुभवों द्वारा। आपात घटनाओं के अनुभवों द्वारा भी अभिवृत्तियां पक्ष अथवा विपक्ष में विकसित होती हैं। नंबर 4, अनुकरण अथवा एकात्मीकरण द्वारा। अधिकतर अभिवृत्तियां समाज में प्रचलित भ्रांतियों व रूढ़िवादियों का अनुकरण कर विकसित होती हैं। सही जानकारी के अभाव में सामान्य व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। अधिकतर सामाजिक अभिवृत्तियां अनुकरण व एकात्मीकरण के आधार पर ही विकसित होती हैं। यही कारण है कि सफल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन इतिहास द्वारा इन रूढ़ियों व भ्रांत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। परिवार व पारिवारिक सदस्यों की दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति अभिवृत्तियां। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार में जन्म लेते ही बच्चा इस दुनिया में अपने परिवार के माध्यम से ही जाना जाता है। दृष्टिबाधित बच्चे का संसार तो माता पिता, घर अथवा परिवार ही होता है। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो देख पाने में असमर्थ है। परिवार में माता पिता की भूमिका दृष्टिबाधित बच्चे के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता की अभिवृत्ति दृष्टिबाधित बच्चे के प्रति सकारात्मक है, तो घर का वातावरण स्वस्थ होगा। उसे माता पिता का प्यार व भाई बहनों का स्नेह मिलेगा और उसमें हीन भावना जन्म नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि माता पिता की अभिवृत्ति नकारात्मक है तो परिवार का माहौल गमगीन होगा।
माता पिता चिंतित होंगे व भाई बहन अपने दृष्टिबाधित भाई बहन से बात नहीं करेंगे। वे उसके साथ न तो खेल खेलेंगे, न ही उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में खुश होंगे। परिवार माता पिता व भाई बहनों का एक समूह है जिसमें बच्चे व उनके माता पिता एक साथ रहते हैं। परिवार एकल भी हो सकते हैं व संयुक्त भी। पृष्ठ 184। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा चाचा चाची के साथ उनके बच्चे भी एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में मुखिया दादा दादी होते हैं तो एकल परिवार में माता पिता। सोमर्स ने दृष्टिबाधित बच्चों के माता पिता की अभिवृत्तियों के शोध के आधार पर माता पिता की 5 अभिवृत्तियां बताई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बच्चे को विकलांगता सहित स्वीकार करना। इस प्रकार की अभिवृत्ति में वे माता पिता आते हैं जो बच्चे को उसकी दृष्टिबाधिता के साथ स्वीकार करते हैं। इन माता पिता की अभिवृत्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। इन माता पिता में दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में ईश्वर के प्रति नाराजगी तो अवश्य होती है कि उनके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। ये सोचकर वे दुखी होते हैं तथा अपने भाग्य को दोषी भी मानते हैं, परंतु इन भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देते व न ही इनकी भनक दृष्टिबाधित बच्चे को होने देते हैं। वे पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को अन्य भाई बहनों के साथ स्वस्थ वातावरण मिले व उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे को विशेष सुविधाएं तो उपलब्ध कराते हैं, न कि विशेष रियायतें। विशेष रियायतों से बच्चे में आपस में द्वेष की भावना विकसित होती है व दृष्टिवान भाई बहन दृष्टिबाधित भाई बहन से ईर्ष्या करने लगते हैं। नंबर 2, दृष्टिबाधिता के प्रभावों को नकारना अथवा खंडन। इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे की दृष्टिबाधिता को नकारते हैं। इन माता पिता का मानना है कि दृष्टिबाधिता का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता व उनका बच्चा किसी भी सामान्य बच्चे से कम नहीं है। ये अपने दृष्टिबाधित बच्चे को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं व पूरे प्रयास करते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में अपनी उम्र के सामान्य बच्चों से कम न रहे। कई बार तो ये माता पिता ये प्रयास करते हैं कि उनका दृष्टिबाधित बच्चा दृष्टिवान बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करे। प्रायः ये देखा गया है कि माता पिता अपने दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चे के समान सिद्ध करने के लिए उसके साथ हमेशा मेहनत करते हैं। जब तक ये बच्चे माता पिता की कसौटी पर सही उतरते हैं तब तक तो कोई समस्या ही नहीं, परंतु यदि वे माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें तिरस्कृत होने की आशंका भी रहती है। पृष्ठ 185। नंबर 3, विकलांग बच्चे का अति संरक्षण। इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे को दृष्टिबाधित ज्यादा मानते हैं व बच्चा कम। दूसरे शब्दों में ये माता पिता दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य बच्चा न मानकर उसे सारे अनुभवों से वंचित कर देते हैं व बच्चे के हर काम को स्वयं करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे की मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता। अपराध बोध होने के कारण ये माता पिता दृष्टिबाधित बच्चे को पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप 8 साल के बच्चे को भी गोद में उठाकर घूमते हैं, जिससे बच्चे की वृद्धि व विकास की गति रुक जाती है। वह बौद्धिक रूप से भी वो पिछड़ जाता है। उसकी बहुविकलांग होने की आशंका बढ़ जाती है। नंबर 4, दृष्टिबाधित बच्चे को छद्म वेश में अस्वीकार करना। इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो प्रायः अपने दृष्टिबाधित बच्चे को छद्मवेश में अस्वीकार करते हैं, परंतु दृष्टिबाधित बच्चे के संबंध में ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे की बहुत चिंता है। मुख्य रूप से इन माता पिता में भी अपराध बोध होता है, जिसे छिपाने के लिए बच्चे के संबंध में चिंता प्रदर्शित करते हैं कि वे बच्चे के लिए हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। वो जताते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे से उन्हें बहुत प्यार है व उसके लिए वो अपने जीवन के हर सुख का बलिदान करने के लिए तैयार है। वास्तव में ये माता पिता दृष्टिबाधित बच्चे को बोझ समझते हैं व दृष्टिबाधिता को अभिशाप। ये छिपे रूप में दृष्टिबाधित बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। इन्हें अक्सर ये कहते हुए पाया गया है कि दृष्टिबाधित बच्चा मेरा सारा समय ले लेता है। नंबर 5, पूर्णतः अस्वीकार करना। इस श्रेणी में वे माता पिता आते हैं जो अपने दृष्टिबाधित बच्चे को खुले रूप में पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। ये अपने दृष्टिबाधित बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करते, वो उसके प्रति पूर्णतः शत्रुतापूर्ण होते हैं। उन्हें अपने दृष्टिबाधित बच्चे से कोई स्नेह व लगाव नहीं होता।
इन माता पिता में बच्चे की दृष्टिबाधिता के कारण काफी शर्म व क्षोभ की भावना होती है। दृष्टिबाधित बच्चा परिवार के सदस्य की तरह नहीं माना जाता। वह परिवार का वातावरण बच्चे के लिए प्रतिकूल होता है। परिणाम स्वरूप उसमें भावनात्मक संबंध विकसित नहीं होते। दृष्टिवान भाई बहनों व सहपाठियों की दृष्टिबाधित भाई बहन व सहपाठी के प्रति अभिवृत्तियां। दृष्टिबाधित बच्चे के विकास में परिवार व विद्यालय के वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का वातावरण माता पिता की अभिवृत्तियों पर निर्भर करता है। जैसी माता पिता की अभिवृत्ति होगी वैसी ही दृष्टिबाधित बच्चे के भाई बहनों की उसके प्रति अभिवृत्तियां होंगी। जैसा कि माता पिता की अभिवृत्तियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, उन्हीं के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चे के भाई बहनों की अभिवृत्तियां होती हैं। पृष्ठ 186। यदि माता पिता दृष्टिबाधिता को स्वीकार करते हैं तो भाई बहन भी दृष्टिबाधित भाई बहन को स्वीकार कर उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं के बीच उसके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। हीन भावना न ही सकलांग भाई बहनों में होती है, न ही दृष्टिबाधित बच्चे में। यदि माता पिता दृष्टिबाधिता को नकारते हैं तो भाई बहन भी दृष्टिबाधिता के प्रभावों को नकारते हैं। वह अपने दृष्टिबाधित भाई बहन को दृष्टिवान बच्चे से कम नहीं आंकते। यदि माता पिता दृष्टिबाधित बच्चे को अति संरक्षण देते हैं तो ऐसा पाया गया है कि दृष्टिवान भाई बहन दृष्टिबाधित भाई बहनों को असहाय व अनुपयोगी मानने लगते हैं। परोक्ष रूप से अस्वीकार करने वाले माता पिता के बच्चे भी दृष्टिबाधित भाई बहन को अस्वीकार करते हैं। ये अपने दृष्टिवान मित्रों से इन्हें मिलवाने से गुरेज करते हैं। प्रायः ये दृष्टिवान भाई बहन दृष्टिबाधित भाई बहनों का जिक्र तक नहीं करते। पूर्णतः अस्वीकार करने वाले माता पिता के दृष्टिवान बच्चे दृष्टिबाधित भाई बहनों को पूर्णतः तिरस्कृत करते हैं व उनका आपस में कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता। विद्यालय में दृष्टिवान विद्यार्थियों की दृष्टिबाधित सहपाठी के प्रति अभिवृत्ति बहुत सीमा तक अध्यापकों की अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्यालय में अध्यापकों की दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रति तरह तरह की अभिवृत्तियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, दया व सहानुभूति। नंबर 2, पिछले जन्मों के कर्मों का फल। नंबर 3, भय व अस्वीकृति का परिणाम। नंबर 4, असह्य मानना। नंबर 5, आशाहीन समझना। नंबर 6, अस्वीकार तथा समान समझना। नंबर 7, क्षमतापूर्वक मानना। नंबर 8, ईश्वरीय क्षतिपूर्ति संबंधी धारण। नंबर 9, एकाग्र चित्त समझना। यदि अध्यापक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के प्रति दया प्रदर्शित करता है तो उसके दृष्टिवान विद्यार्थी भी दृष्टिबाधित साथी पर दया करने लगते हैं। यदि अध्यापक दृष्टिबाधित को पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानते हैं तो दृष्टिवान विद्यार्थी भी ऐसा ही समझने लगते हैं। कुछ अध्यापक दृष्टिबाधिता के प्रति असहाय अथवा आशाहीन की अभिवृत्ति रखते हैं। परिणाम स्वरूप दृष्टिवान विद्यार्थी दृष्टिबाधित सहपाठी को असहनीय व निराश मानते हैं। पृष्ठ 187। अंतिम 4 अभिवृत्तियों में से स्वीकृति संबंधी तथा क्षमतापूर्ण संबंधी अभिवृत्तियां पूर्णतः सकारात्मक है, अर्थात अध्यापक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की दृष्टिबाधिता को स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार की अभिवृत्ति उनके दृष्टिवान विद्यार्थियों की भी बन जाती है। जहां तक शेष 2 अभिवृत्तियों ईश्वरीय क्षतिपूर्ति तथा अति एकाग्रचित्त का संबंध है, ये उपयोगी तो हैं, लेकिन इनका आधार रूढ़िबद्ध भ्रांतियां हैं। इनके परिणाम स्वरूप दृष्टिवान सहपाठी ये मानने लगते हैं कि दृष्टिबाधित छात्र की एकाग्रता अधिक होती है व ईश्वर उनकी दृष्टि की जगह अतिपूरक देन के रूप में कोई अदृश्य शक्ति दे देता है। अध्यापकों के अतिरिक्त दृष्टिबाधा के प्रति दृष्टिवान सहपाठियों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी हो सकते हैं, यथा घर के आस पड़ोस तथा अन्यत्र किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ संपर्क या उसे देखने और उसकी स्थिति के अनुरूप अभिवृत्ति, परिवार में माता पिता का दृष्टिबाधा के प्रति दृष्टिकोण और उसके अनुसार अभिवृत्ति विकास, परिवार में माता पिता व भाई बहनों के बीच सतत कलह अथवा तनाव रहना और इसके परिणाम स्वरूप दृष्टिवान बच्चे के व्यवहार का आक्रामक हो जाना और इससे उसकी अभिवृत्ति का प्रभावित होना। उक्त कारकों के अनुरूप दृष्टिवान सहपाठी दृष्टिबाधित बच्चे के प्रति विभिन्न अभिवृत्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनमें बच्चों को तंग करना या चिढ़ाना, उसकी पूर्ण उपेक्षा या तिरस्कार करना या दूसरी ओर से अत्यधिक प्रभावशाली या शक्ति संपन्न मानना सम्मिलित हैं। दृष्टिबाधा के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियां, भ्रांत धारणाएं व रूढ़िवादी अभिवृत्तियां। दृष्टिबाधा के प्रति समाज में अनेक भ्रांत धारणाएं व रूढ़िवादी अभिवृत्तियां प्रचलित हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में दृष्टिबाधिता को
भिखमंगेपन का पर्याय माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि दृष्टिबाधित व्यक्ति केवल भिखारी हो सकते हैं। साहित्यकारों ने भी अधिकतर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दयनीय स्थिति में चित्रित किया है व साहित्य में नकारात्मक अभिवृत्तियों को ही दर्शाया है। पृष्ठ 188। ये भ्रांत धारणाएं अभी तक प्रचलित हैं। यद्यपि एकीकृत व समावेशी शिक्षा के प्रयासों द्वारा इन धारणाओं में कमी आई है। आज दृष्टिबाधित बच्चे अपने पड़ोस के सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों से भी दृष्टिबाधिता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास में प्रयास जारी हैं। मॉन बैंक के अनुसार अतीत में समाज में दृष्टिबाधा के प्रति निम्न 5 अभिवृत्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1, दया व सहानुभूति योग, डिजायरिंग ऑफ पिटी एंड सिंपैथी। नंबर 2, दयनीय, मिसरेबल। नंबर 3, अंधकारमय अर्थात इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। नंबर 4, असहाय अर्थात हेल्पलेस। नंबर 5, मूर्ख यानी कि फूल्स। नंबर 6, अनुपयोगी यानी कि यूजलेस। नंबर 7, भिखारी यानी कि बेगर्स। नंबर 8, कार्य करने योग यानी कि एबल टू फंक्शन। नंबर 9, दृष्टि के अभाव की क्षतिपूर्ति यानी कि कंपनसेटेड फॉर देयर लैक ऑफ साइट। नंबर 10, पूर्व जन्मों के पापों का फल यानी कि बीइंग पनिश्ड फॉर पास्ट सिन। नंबर 11, भयभीत होना, उपेक्षा करना व नकारना यानी कि टू बी फियर्ड, अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड। नंबर 12, समायोजित यानी कि मेल एडजस्टेड। नंबर 13, अनैतिक व दुष्ट यानी कि इमोरल एंड इविल। नंबर 14, दृष्टिवान से बेहतर यानी बेटर देन साइटेड पीपल। नंबर 15, रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अतीत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हे दृष्टि से देखा जाता था। 5 अभिवृत्तियों में से 12 पूर्ण नकारात्मक हैं, जबकि 1 अभिवृत्ति सकारात्मक है व 2 से ज्यादा अप्रत्याशित सकारात्मक हैं। दृष्टिवान से कहीं बेहतर व दृष्टि के अभाव की अभिपूर्ति। दृष्टिबाधिता के प्रति कई भ्रांतियां आज भी प्रचलित हैं, जैसे कि नंबर 1, अशुभ। नंबर 2, भिखारी। नंबर 3, संगीत में दक्ष। नंबर 4, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए। नंबर 5, दया व सहानुभूति के योग। और नंबर 6, अधिक एकाग्रचित। पृष्ठ 189। सकारात्मक अभिवृत्तियों के निर्माण और विकास में अध्यापकों की भूमिका। अध्यापक समाज व देश का निर्माता है। समाज व देश के भविष्य की नींव विद्यालय में रखी जाती है, जहां भावी नागरिकों का समाजीकरण होता है। अध्यापक ही कल के नागरिकों को उचित रूप से शिक्षण देकर उनकी अभिवृत्तियों को दिशा निर्देश देता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति क्षमताओं में दृष्टिवान व्यक्ति से किसी भी तरह कम नहीं होते, केवल उनके प्रशिक्षण में उसकी ज्ञानेंद्रियों को विकसित किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी एक सशक्त मानव संसाधन है, जिसे उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें सकारात्मक अभिवृत्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। दृष्टिबाधितों के प्रति समाज में प्रचलित भ्रांतियां, रूढ़िवादिता व नकारात्मक अभिवृत्तियां समाज के विकास में बाधक हैं, चूंकि इनसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों का विकास बाधित होता है। परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और वो समाज पर बोझ हो जाता है। उचित सकारात्मक अभिवृत्ति युक्त वातावरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों में आत्मविश्वास विकसित करता है, जिससे समाज में वो सक्रिय भूमिका अदा करता है। अध्यापक को नकारात्मक अभिवृत्तियों को सकारात्मक में परिवर्तित करने के लिए सशक्त भूमिका अदा करनी होगी। इसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना। नंबर 2, सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा का लघुकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करना। नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गांवों में जनसंचार के माध्यम से भ्रांति को दूर करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना। नंबर 4, विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु जनसंचार के माध्यम से कार्यशालाएं व चलचित्र के कार्यक्रम आयोजित करना। नंबर 5, सामाजिक संस्थाओं द्वारा अध्यापकों के लिए ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करना जिनमें अध्यापक सफल दृष्टिबाधित व्यक्तियों से मिल सकें या उनकी जीवनियों से परिचित हो सकें। नंबर 6, माता पिता व अध्यापक गोष्ठी द्वारा माता पिता व अध्यापकों के लिए दृष्टिबाधित बच्चों की क्षमताओं का ज्ञान कराना तथा भ्रांत धारणाओं को तोड़ना। नंबर 7, अध्यापकों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना
जिनमें दृष्टिवान विद्यार्थी अपने दृष्टिबाधित सहपाठियों की जीवन शैली पर चर्चा कर सकें। नंबर 8, प्रधानाचार्यों व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशालाओं में अध्यापकों द्वारा दृष्टिबाधितों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों की चर्चा करना। नंबर 9, जन समुदाय विशेष रूप से विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि का महत्व बताना और उसकी आरंभिक जानकारी देना। पृष्ठ 190। निष्कर्ष। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण सहभागिता के अवसर वास्तविक रूप से तभी सुलभ हो सकते हैं जब उनके प्रति समाज की अभिवृत्तियां यथार्थवादी व सकारात्मक हों। अभिवृत्ति संशोधन के इस महत्वपूर्ण अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, किंतु इसमें अध्यापकों को विशेष भूमिका निभानी होगी। यदि अध्यापक अभिवृत्तियों के विषय में समुचित जानकारी रखे व आवश्यकता अनुसार अपनी अभिवृत्तियों में संशोधन करे, तभी वे सकारात्मक अभिवृत्तियों को विकसित करने में सफल हो सकेंगे और तभी सही अर्थों में 21वीं सदी के स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। संदर्भ यानी रेफरेंसेस। नंबर 1, Borglet S.E. 1969 Methods of Teaching the Blind, The Language Arts, Kuala Lumpur, American Foundation for Overseas Blind. Number 2, Champman E.K. and Stone, J.M. 1989, Special Needs in Ordinary Schools, The Visually Handicapped Child in Your Classroom, London, Castle. Number 3, Fichtner, D. 1979, How to Raise a Blind Child, Bensham, Christoffel, Blenden Mission. Number 4, Feuerberg S. 1977, Insights from the Blind, London, Souvenir Press. Number 5, Fran and Kaplan T. 1973, The Power of Play, New York, Anchor Press. Number 6, Hildebrand V. 1971, Introduction to Early Childhood Education, London, Macmillan Publishing Co. Inc. Number 7, Harlock E.B. 1972, Child Development, New York, Macmillan. Number 8, Kakkar S.B. 1993, Educational Psychology, New Delhi, Prentice Hall of India. Number 9, repeat. पृष्ठ 191। नंबर 9, पुनानी बी एंड रॉवल एन 1993, डब्ल्यू स्टेन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन अहमदाबाद BMA। नंबर 10, NIVH 1991, सबसे पहले देहरादून, शिवा ऑफसेट प्रेस।